सो है गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल है। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो वेरी यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक को लेकर आ गए हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस जो दर्पण होता है ना, उस दर्पण से रिलेटेड एक सिद्ध करने वाले, क्या सिद्ध करने वाले हैं? तो जो दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है, तो दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, इन्हीं दोनों में एक रिलेशन होता है F इक्वल टू R बाई 2। उसी रिलेशन को हम लोग सिद्ध करेंगे। अभी तक लोग तो आप लोग क्या-क्या होगा उसको याद किए होंगे कि F इक्वल टू R बाई 2 होता है या R इक्वल टू 2F होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वह कैसे होता है, उसे कैसे सिद्ध किया जाता है। और ये प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को सत्यापित करें और 5 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो पूरा समझ में आने वाला है। चलिए बेंदर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसी प्रकार से लिख रखा है। क्या लिख रखा है? अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दोगुनी होती है। यही तो सिद्ध करना होता है। या पूछ सकता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R इक्वल टू एफ, इतना बोल सकता है। दो किसी प्रकार से पूछ सकता है, दोनों बात एक ही है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है तो अवतल दर्पण एक बनाना पड़ेगा। तो आइए इसके लिए हमने एक प्रॉपर चित्र बना रखा है ऑलरेडी से। यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक चित्र बना लिया है। चूंकि आपको दिख रहा है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बना रखा है। अब इस चित्र को देखकर हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसे मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है? समझेंगे, इसमें एक-एक पॉइंट समझेंगे कौन क्या है। अच्छे से समझेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या-क्या एक लैंग्वेज लिखा है। ये जो भाषा होता है ना, इसको लिखना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप इसको नहीं लिखते हैं, तो हो सकता है आपका 5 नंबर को तो 4 ही नंबर मिले या हो सकता है 2 नंबर को तो 1 ही नंबर मिले। इसलिए एक-एक पॉइंट आपको समझना है। एक-एक पॉइंट कैसे समझ में आएगा? आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा। तो आइए पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? कि माना एक्स, वाई, ठीक है, यहाँ से हम चेंज करते हैं। हाँ, लिखा गया है माना एक्स, वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। तो एक्स वाई बोला, देखिए तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है? एक अवतल दर्पण है एकदम, जिसका ध्रुव P है। हाँ, एकदम से यहाँ पे जो होता है उसे ध्रुव बोलते हैं, तो ध्रुव P है। बोला गया है मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसका मुख्य फोकस F है यहाँ पर और वक्रता त्रिज्या C यहाँ पर है। ठीक है? ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण AN लेते हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ, ये पूरा क्या हुआ? मुख्य अक्ष। इसके समांतर हमें एक आपतित किरण AN लेना है। यहाँ पे देखिए AN लिए हैं, एकदम लिए है। कह रहा है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है। यानी जो एन है ना, ये आपतित किरण एन है, यहाँ पे दर्पण से क्या हुई? परावर्तित हुई और परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस होकर गुजरेगी, जो यहाँ पे गुजर रही है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा मुझे। एन जो है यहाँ दर्पण से परावर्तन हुआ और एफ से होकर यानी मुख्य फोकस होकर गुजरती है। ये परिभाषा है। परिभाषा में आपको दिया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने क्या लिख रखा है कि बिंदु एन को सी से मिलाया। तो देखिए ये हुआ हमारा बिंदु एन और ये हुआ हमारा वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या बिंदु सी को इस एन से क्या किया? हमने डॉट 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 कर कर मिलाया है। तो इतना तो आप सब कोई कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो किया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट पेज पर समझ आइए। यहाँ पे मैंने फिर वही चित्र बना रखा है और इस चित्र पर ध्यान दे, जोर दे, तो एक बात ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो रेखा जा रही है ये आपतित किरण है, ठीक है? और यहाँ पे अब इसका परावर्तन हुआ और यहाँ से जो ये रेखा आ रही है एफ एन एन एफ, ये क्या है? परावर्तित किरण है। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के परावर्तन के नियम क्या कहता है परावर्तन के नियम? ये परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? ये आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण कौन होता है? आपतन कोण को याद कीजिए। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो एन है ना, ये जो यहाँ पे सीएन हमने रेखा खींचा है, ये इस दर्पण पे क्या है? लंब है। दर्पण पे क्या है? पूरा लंब है। तो मान लेते हैं कि यही हमारा अभिलंब है और जो यहाँ से आपतित किरण जा रही है, अब परावर्तित होकर यहाँ से इस प्रकार से आ रही है। तो देखिए ये हुआ हमारा आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब हुआ। तो आपतित किरण अभिलंब के जो बीच का कोण मिलेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। यानी कि हमारा ये कौन-सा कोण है? तो आपतन कोण है। और आप लोग जानते होंगे कि आपतन कोण को कैसे डिनोट करते हैं? तो आई से डिनोट करते हैं। आई लिख लिए, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि
अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? तो परावर्तन कोण बनेंगे। यानी इसको हम बोलेंगे क्या? परावर्तन कोण। ये हमारा आर हो गया, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। फिर क्या कीजिए दर्पण के परावर्तन के नियम पर जोड़ दीजिए। परावर्तन के नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है ना, वह परावर्तन कोण के इक्वल होता है। याद है ना आपको? एकदम याद है। तो क्या करते हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। चूँकि हमें सिद्ध करना है F = R/2 तो यहाँ से हम इस प्रकार से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? प्रमाण, ठीक है? प्रमाण, ठीक है? इसे हम 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है? हाँ, आइए यहाँ से। हाँ, हाँ, आइए। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्रमाण। आइए, प्रमाण में अच्छे से समझते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से बनाइएगा एग्ज़ाम, ठीक है? लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से। तो बताइए परावर्तन के नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण I जो होगा कोण R के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण I = कोण R। इतना तो सबको मालूम है। अब ये कोण I जो है ना इसको हम क्या करते हैं नाम वाइज़ बना लेते हैं। इसमें कोण I का क्या नाम पड़ेगा? तो ANC इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। तो मतलब हुआ कोण ANC ये बराबर होगा किसके? कोण R के। तो कोण R का क्या नाम पड़ेगा? तो CNF यहाँ पे लिखेंगे हम CNF ओके। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब याद कीजिए एक और मैथमेटिकल बात याद कीजिए। जो मैथ का जो बात होता है उसको याद कीजिए। यदि 2 रेखाएँ समांतर हो और उसके बीच में एक तिर्यक रेखा हो, मान लीजिए कि जो AN देखिए यहाँ पे जो AN है ना, वो BC के क्या है? समांतर है। AN जो है वह क्या है? BC के समांतर है। तो ये जो यहाँ पे ये कोण बनेगा वह इस कोण के इक्वल होगा। तो आप कहिएगा कैसे गुरुजी? आइए बताते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मान लीजिए ये 2 रेखा है, याद कीजिए गणित को और ये एक तिर्यक रेखा है। तो जो हमारा यहाँ पे कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है हमारा देखिए ये जो हो गया हमारा 2 ठीक है? तो इसके यहाँ पे जो कोण बनेगा वो किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे कोण होगा उसके इक्वल होगा कि नहीं? एकदम इक्वल होगा क्योंकि ये 2 क्या होता है कोण एकांतर अंतःकोण से इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा मैथ में जब 2 समांतर रेखा है उसके बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो यहाँ के दोनों कोण आपस में बराबर रहते हैं एकांतर अंतःकोण से। यानी कि ये दोनों कोण क्या हो जाएँगे? यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं समझाने के लिए दिए थे। आइए अब इसमें आते हैं, ठीक है? देखते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं AN जो है समांतर है BC के और CN जो है क्या कर रहा है? तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो यहाँ का ये जो कोण I है, ये कोण C के बराबर होगा। एकांतर अंतःकोण से अभी हमने समझा रखा है, वही हम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ AN जो है ना, वो समांतर है किसके? BC के तथा CN जो है क्या है? एक तिर्यक रेखा है। एक तिर्यक रेखा है, ओके? एन समांतर है पीसी के तो सीएन क्या है? एक तिर्यक रेखा है। ओके। अब आइए तो अभी हमने बताया है कि जब ये दोनों समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है तो कोण ये जो कोण होगा वह इस कोण के इक्वल होगा। यानी कि इस कोण का नाम क्या पड़ेगा? एएनसी। यहाँ पे लिखेंगे हम कोण एएनसी। ये इक्वल किसके हो जाएगा? तो इस वाले कोण के। तो इस कोण का नाम क्या पड़ेगा? एनसीएफ। यहाँ पर लिखेंगे हम एनसीएफ। ओके। इसको हम समीकरण 2 नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिए इस समीकरण 1 और समीकरण 2 पर ध्यान दीजिए। तो 1 का एलएचएस साइड और 2 का एलएचएस साइड दोनों बराबर दिख रहा होगा। वही हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। ओके। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। ठीक है? तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर कोण सीएनएफ ये इक्वल हो जाएगा इसके आरएचएस से कोण एनसीएफ के। आइए यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है? अब एक बात पर आप फिर ध्यान दीजिए, कि ये जो CNF है कहाँ पे है? CNF यानी यह वाला एंगल और NCF कहाँ पे है? तो NCF यह वाला एंगल। तो ये देखिए इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिए CF जो दिख रहा है आपको NCF ये त्रिभुज NCF इसमें जो यह वाला एंगल है, यह वाला एंगल के बराबर हो गया। यानी इस त्रिभुज का 2 एंगल क्या हुआ आपस में बराबर हो गया। अब किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल बराबर है यानी कि उसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 2 एंगल बराबर हुआ यानी कि 2 भुजा भी बराबर होगा और 2 भुजा जिस त्रिभुज की 2 भुजाएँ बराबर होती है, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो चूँकि इसके 2 कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। हमने सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज कौन है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। हम लोग यहाँ पे स्पष्ट लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज
CF एक एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब याद कीजिए, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसमें 2 भुजाएँ बराबर होगी। कौन 2 भुजाएँ बराबर होगी? जो 2 एंगल बराबर है ना, उसी के सामने की भुजाएँ बराबर होगी। तो देखिए, इस वाले कोण का सामने वाला भुजा बना कौन? CF। तो ये जो CF है ना, CF, ये किसके बराबर होगा? तो देखिए, इस वाले त्रिभुज के सॉरी, इस वाले कोण के सामने कौन भुजा पड़ रहती है? NF। तो NF के बराबर होगा। NF। ओके, इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब इधर थोड़ा स्पेस कम है, तब क्या करते हैं? यहाँ तक सबको क्लियर है ना, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है तो यहीं पे कर लेते हैं। क्या कर रहा है, एक बात आप ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि ये जो N बिंदु है, मान लीजिए कि जो N बिंदु ये P के बहुत निकट हो, यहाँ पे हो, कहीं यहाँ पे हो, तो यदि मान लीजिए N यहाँ पर ना होकर यहाँ पर आता, तो जो P से लेकर F तक की दूरी होती है, वही तो N से लेकर F तक की दूरी होगी। क्योंकि ये दोनों एक ही पास होता, तो एक ही पॉइंट के बराबर होता। जो P से लेकर F की दूरी है, वही तो N से F की दूरी होगी। वही हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि 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 N P के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो, हमने क्या लिखा है, ये N बिंदु ये P के बहुत बहुत निकट हो। तो जब निकट होगा, जो P से लेकर F तक की दूरी होगी, वही तो यहाँ पे होगा, तो N से लेकर F तक की दूरी होगी। यानी NF जो होगा, जो PF का मान होगा, वही तो NF का मान होगा। यानी PF और NF आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी PF जो होगा और NF के इक्वल हो जाएगा। इसको हम समीकरण 4 बोलते हैं। अब देखिए, इस समीकरण 3 और समीकरण 4 पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसका RHS साइड NF है और इसका भी RHS NF है। क्योंकि इन दोनों का RHS साइड इक्वल है, तो LHS साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से CF जो होगा वह PF के बराबर हो जाएगा। जो CF होगा वह PF के बराबर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर हमने चित्र फिर वही बना रखा है और यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छे से, इस समीकरण 3 व समीकरण 4। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, जो CF होगा ना, CF वो PF के इक्वल होगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। समीकरण 3 4 से हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो CF है ना, CF, ये CF देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है CF, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? तो इस CF को हम कुछ तौर पर के लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, यदि हम PC में से, यहाँ पे देखिए, यहाँ PC में से यदि हम PC में से PF को घटा दें तो CF मिल जाएगा। बोलिएगा गुरुजी एकदम सही। इस PC में से केवल PF को घटाएँगे तो CF नहीं मिलेगा। तो CF की जगह हम क्या लिख सकते हैं PC माइनस PF लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर भी क्या है PF। अब देखिए, ये हुआ हमारा PC, ये माइनस में PF है, इधर आके प्लस में PF हो गया। अब प्लस एक पहले से PF है, तो PC जो हो गया हमारा 2PF के इक्वल हो गया। आइए इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। इसके लिए हमने एक यहाँ पे अच्छे से तैयार कर रखा है। देखिए, वक्रता त्रिज्या जो है वो उसको क्या बोलेंगे, PC बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। और जो फोकस दूरी होता है, जो जो ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है, उसी को तो फोकस दूरी बोला जाता है। यानी कि PF हो जाएगा, उसको हम लोग प्लस R लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, एक बात यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया हमसे, ये जो दूरियाँ है ना, जो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस की दूरियाँ, ये दोनों माइनस में होनी चाहिए। क्यों? बोलिएगा गुरुजी क्यों? ये दोनों माइनस में होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे यदि चिन्ह प्रपाटी को देखिएगा, तो चिन्ह प्रपाटी के बाईं ओर की सभी चीज़ें क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये तो इधर ना है, बाईं ओर है, ये दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होने चाहिए। यहाँ पे प्लस लिखा गया था, बहुत मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ये दोनों क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब पीसी की जगह पे हम आर रखेंगे, तो पीसी यहाँ पे है, यहाँ पे आर रख लीजिए। और 2, अब पीएफ की जगह पे क्या है, एफ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस एफ रखते हैं। सॉरी देखिए, यहाँ पे माइनस छूट गया, आर है तो माइनस आर, और 2 अब पीएफ का मान माइनस है। ये हो गया माइनस आर इक्वल टू माइनस 2एफ। ये माइनस से माइनस खत्म, ये हो गया आर इक्वल टू 2एफ। तो यदि कहे इतना सिद्ध करने के लिए, तो इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, इसी को कभी-कभी बोल देता है कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 सिद्ध कीजिए। यहाँ से एफ का मान निकालेगा तो 2 गुना में इधर भागा हो जाएगा, यानी कि एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर बटे 2। तो इतना भी बोलता है कभी-कभी सिद्ध करने के लिए, ठीक है? तो आप दोनों में से कोई सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था यहाँ तक कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में क्या था, संबंध था, जो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूव किया। आई होप कि सभी को ये क्लियर हुआ होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि थोड़ा भी इससे लाभ हुआ है, पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।